को मिलेगा। तो हमने आपसे ये पूछा कि हमारे संविधान में राष्ट्रपति संबंधी प्रावधानों का उल्लेख कहाँ पे देखने को मिलता है, बताइए भाई। 52 सर। अनुच्छेद 52। 52। अनुच्छेद 52 में हमको पता चलता है कि हमारे देश का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। तो यदि क्वेश्चन क्या पूछे, ध्यान में रखिएगा, यदि क्वेश्चन पूछे कि राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में है, तो यह आपके अनुच्छेद 52 में है। और 53 क्या कहता है, 52 तो ये हो गया ना कि राष्ट्रपति का पद होगा जो कि संवैधानिक रूप से देश का प्रथम नागरिक होगा और ये राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष होगा, ठीक है। लेकिन यदि यही क्वेश्चन थोड़ा सा आपको घुमा दे, क्या पूछे कि राष्ट्रपति जो होगा वह संघ की कार्यपालिका शक्ति का क्या होगा, उसमें निहित होगी। संघ की जितनी कार्यपालिका शक्ति है उसका वह क्या होगा, निहित होगा, और वह उसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा कराएगा। यह किस आर्टिकल में उल्लिखित है। मतलब मोटे तौर पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि संघ की शक्तियों का राष्ट्रपति में निहित होना यह किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में वर्णित है, बताइए भाई। तो अनुच्छेद 53 की तरफ यदि आप जाएंगे, अनुच्छेद 53 आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके राष्ट्रपति जो हैं, राष्ट्रपति के अंतर्गत कार्यपालिका की शक्तियां क्या हैं, निहित हैं। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि केंद्र सरकार में या फिर केंद्र स्तर पर संघ सरकार में कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है, तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति में, ठीक है। कोई कंफ्यूजन किसी को, नो बताइए सर। भाई। ठीक, आगे बढ़े। यस सर। अब देखिए दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपके तर्क एवं व्याख्या के लिए बहुत ही फिट बैठता है, और लेकिन आप लोगों को ध्यान में भी रखना चाहिए। आप लोगों को पता होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए कि हमारे संविधान में जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, यह केंद्र सरकार का अंग है। किसका अंग है, विधायिका का। आपको सरकार के 3 अंगों के बारे में बताया गया होगा, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका में आपके संवैधानिक पदाधिकारी आते हैं, कौन कौन से, तो जैसे राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, उसके अलावा उपराष्ट्रपति हो गया, लोकसभा के जितने सचिव मेंबर ये हो गए, राज्यसभा संबंधी चीजें हो गई, महान्यायवादी हो गया आपका, उसके बाद महानियंत्रक लेखा परीक्षक हो गया। ये सब जो हैं ये आपके कार्यपालिका के अंतर्गत आएंगे। लेकिन विधायिका क्या है मेरे भाई, विधायिका वो है जो कि कानून का निर्माण करती है, ठीक है। जो कानून का पालन करवाए वो कार्यपालिका, जो कानून को बनाए वो विधायिका, जिसमें हमारे देश की संसद आती है, पार्लियामेंट आती है। और जो कानून को बनाने के पश्चात जो कुछ असामाजिक तत्व उसको तोड़ देते हैं तो उनको दंड देने का कार्य कौन करता है, वह करता है हमारे देश का न्यायपालिका। तो सभी के अपने अलग अलग काम। मेरे कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि हमारे देश का जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है, चिंता न करें। हमारे देश का जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को ही हमारे देश की विधायिका के रूप में जानते हैं, हमारे देश की नियम या कानून बनाने वाले संस्था के रूप में जानते हैं। अब इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे देश में जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, यह भी 3 प्रमुख अंग हमको यहाँ पर इसके दिखाई देते हैं। आज मैं ज्यादा आप लोगों से क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, रीजन ये है क्योंकि समय कम है, आप लोगों को ज्यादा चीजें पढ़नी है, तो एक एक करके हम सभी कुछ पढ़ेंगे। जहां पर आपको कंफ्यूजन होगा आप लोग हमें बीच में रोक सकते हैं या क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये पॉइंट समझ में नहीं आया, तो ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा।
हाँ, तो हम ये बोल रहे सर थे कि संसद जो है, हमको संसद के 3 अंग दिखाई सर देते मेरी हैं। आवाज नहीं जा रही है। जा रही है। सर ये जो पॉइंट आप बताए, विधायिका कार्यपालिका एक कानून बनाती है, एक कानून का पालन कराती है, उसके बाद क्या बोले थे सर? उसके बाद बोले थे न्यायपालिका के बारे में। न्यायपालिका जो कानून तोड़ते हैं उनके लिए दंड का प्रावधान करती है, या फिर जो संवैधानिक रूप से व्याख्या करनी होती है संविधान की, उसकी भी जिम्मेदारी न्यायपालिका के पास है। बोलिए और कुछ। नहीं सर, थैंक यू। चलिए, संसद जो है हमारे देश का, मैंने बताया कि इसका काम क्या है, देश के कानून नियमों का निर्माण करना। तो जैसे आप पढ़ेंगे कि संसद के हमको 3 अंग दिखाई देते हैं। वो 3 अंग कौन कौन से हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी को जानकारी है? यस सर। बताइए। लोअर हाउस, अपर हाउस एंड प्रेसिडेंट। वेरी गुड। तो संसद का यदि आप 3 अंगों की चर्चा करेंगे तो आपके 3 अंगों की जानकारी मिलेगी, जिसमें आपको लोकसभा, राज्यसभा, उसके बाद आपका राष्ट्रपति, जिसको हम लोग प्रेसिडेंट बोलते हैं। लोकसभा, इसे हम लोग लोअर हाउस के नाम से भी जानते हैं, लोअर हाउस, या फिर यदि आप देखेंगे इसे, तो इसे हम लोग पीपल्स हाउस के नाम से भी जानते हैं, जनता का सदन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, वहीं पर यदि आप राज्यसभा में आएंगे तो राज्यसभा जो है ये जाना जाता है आपके अपर हाउस के नाम से। किस हाउस के नाम से? अपर हाउस के नाम से। और प्रेसिडेंट तो सभी जानते हैं, राष्ट्रपति है। तो कुल 3 अंग हमको, 3 सदन, अंग 3 है, सदन 2 है। ध्यान रखिएगा, यदि क्वेश्चन ये पूछेगा कि संसद में कितने सदन हैं, तो सदन 2 है भाई, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। यदि अंग पूछेगा तो अंग 3 है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और जो इसमें से राष्ट्रपति अर्थात प्रेसिडेंट है आपका, यह प्रेसिडेंट इस संसद का क्या है? अभिन्न अंग है। क्या है? अभिन्न अंग है। अच्छा, अभिन्न अंग है, इसका मतलब क्या है? बताइए भाई, किसी को जानकारी है? कि हमारा जो राष्ट्रपति है, जो प्रेसिडेंट है, यह हमारे संसद का अभिन्न अंग है। क्यों है, क्यों कहते हैं अभिन्न अंग, बताइए। सर क्योंकि वो इसका अंग होते हुए भी वो उसके सदन में कुछ ज्यादा मतलब कि बैठक में या फिर ये सब में हिस्सा क्या नहीं लेता है। राष्ट्रपति संसद के सदन में सदस्य के रूप में राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा या राज्यसभा में भाग नहीं ले सकता? सत्र को बुला सकता है सर, लेकिन उसमें बैठ के मतलब बैठक में भाग नहीं ले सकता है। सत्र को बुलाता है, संबोधित करता है इलेक्शन के बाद जो पहली जो बैठक होती है उसमें। चलिए ठीक है, वेरी गुड, सही जवाब है। देखिए, वास्तव में यदि आप राष्ट्रपति के संसद में स्थिति देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि राष्ट्रपति संसद का जो दोनों सदन है, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, इन दोनों सदनों में से ये किसी का भी सदस्य नहीं होता है। ना ही चुनकर आता है, ना ही मनोनीत करता है। मतलब न ये लोकसभा से संबंधित है, न राज्यसभा से संबंधित है। लेकिन फिर भी संसद का निर्माण राष्ट्रपति के मिलने के पश्चात ही होगा। जब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आपस में मिलेंगे, तभी एक संसद का निर्माण संभव है। अब देखिए, ठीक है, तीनों मिल गए, संसद का निर्माण हो गया, तो इसे अभिन्न अंग क्यों बोल रहे हैं? अभिन्न अंग इसलिए बोल रहे हैं, हालांकि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता और उसे किसी भी प्रकार का संसदीय विशेषाधिकार जो मिलता है अन्य सांसदों को या बाकी चीजों को, ये इनको नहीं मिलता, राष्ट्रपति को नहीं मिलता। लेकिन फिर क्यों है?
वो इसलिए हैं कि जब भी कोई एक्ट या फिर बिल कह लें आपके दोनों सदनों से पास होती है तो अंत में हस्ताक्षर के लिए कहां पे आती है? आपके राष्ट्रपति के पास अर्थात प्रेसिडेंट के पास आती है। और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात ही अंतिम में अंततः वह जो बिल है, जो वह विधेयक है, वह एक एक्ट का रूप लेता है, वह एक कानून का रूप लेता है। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा CAB का, नागरिकता संशोधन विधेयक, जिसको हम लोग पहले बोलते थे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। जब तक कोई प्रस्ताव हमारे सदन में पास नहीं होता है तब तक वो विधेयक कहलाता है, और जैसे ही वह सदनों से पास होकर और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है तो वह विधेयक से तुरंत हो जाता है अधिनियम। तो पहले जो प्रस्तुत किया गया था प्रस्ताव के रूप में कि नागरिकता में हम संशोधन करेंगे, वह तब तक विधेयक के फॉर्म में था जिसे हम लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल कहते हैं। अब जैसे ही अंतिम रूप से दोनों सदनों में पास हो गया और पास होने के पश्चात नियम ये है कि उसमें अंतिम हस्ताक्षर, अंतिम मुहर किसकी लगेगी? देश के राष्ट्रपति की लगेगी। और जैसे ही राष्ट्रपति उस पर अपना हस्ताक्षर करेगा, वह जो बिल है अब वह क्या बन जाएगा? वह बन जाएगा एक एक्ट। तो पहले CAB था, अब जैसे पास हो गया वह क्या हो गया? CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम। तो आपने क्या देखा कि न राष्ट्रपति संसद के लोकसभा में भाग ले रहा है, न राज्यसभा में भाग ले रहा है, लेकिन फिर भी वह इनकी प्रक्रियाओं से कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। कैसे कि लोकसभा एवं राज्यसभा जो भी कानून या नियम बनाते हैं और विधेयक पास करते हैं, उन पे अंतिम मुहर कौन लगाता है? राष्ट्रपति लगाता है। और इतना जान लीजिए, यदि विधेयकों पर अनुमति राष्ट्रपति न दे, अपना हस्ताक्षर न करे, तो उस कंडीशन में वह विधेयक पारित नहीं माना जाएगा। इसीलिए जो राष्ट्रपति होता है इसे हम लोग संसद का इसे क्या मानते हैं? अभिन्न अंग मानते हैं। कोई कंफ्यूजन? बताइए भाई, कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़े। यस सर। चलिए, अब आगे क्या है देखिएगा, समझिएगा। यदि हम लोग बात करें कि भारत के प्रथम नागरिक के रूप में किसे वो बताया गया है, ये बताया गया है भारत के राष्ट्रपति को। यह राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष होता है एवं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का परिचायक होता है। ठीक है। और हमने आपको आज के क्लास के शुरुआत में ही कहा था कि संविधान में संघ की जो कार्यपालिका की शक्ति है वो राष्ट्रपति को प्राप्त है। ध्यान रखिएगा, ये संवैधानिक प्रारूप बता रहा हूं, लेकिन वास्तविक में जो शक्ति नहीं थे ये किसमें है? यह आपके प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्री परिषद में नहीं थे। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि संघ की वास्तविक शक्तियां किसके अंतर्गत निहित हैं? तो प्रधानमंत्री एवं उसके मंत्री परिषद में। और यदि क्वेश्चन ये पूछे कि संघ की जो शक्ति है वो संवैधानिक रूप से किसमें निहित है, तो आपका राष्ट्रपति होगा। संविधान में दिया है कि भैया देश का प्रमुख राष्ट्रपति है, अथॉरिटी राष्ट्रपति के पास है, लेकिन वास्तविक प्रयोग उसका कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। इसीलिए भारत में राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर इतना हो हल्ला नहीं होता जितना प्रधानमंत्री को होता है। जैसे अभी कल ही प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए, राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी के द्वारा कैंडिडेट अनाउंस किया गया। कोई नाम बताए हमको? बताइए भाई, किसे उम्मीदवार घोषित किया गया है? सर कोई लेडी है ना? हाँ, हम दुनिया में बहुत लेडी हैं, भारत में भी बहुत लेडी हैं। नो सर, मेरे कहने का अर्थ है कि जो उम्मीदवार चयन किया गया है उसमें कोई लेडी है ना? सर अरे भैया, कर्नाटक की राज्यपाल थी शायद।
और कोई? हाँ शायद। हाँ, वेरी गुड, द्रौपदी मुर्मू। यस सर। द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार घोषित किया गया। और आप सभी लोग जानते हैं अधिकांशतः चांस उन्हीं के बनेंगे। खैर वो घोषित हैं, चीजें ठीक है, अभी उम्मीदवार के पद पे हैं। जो भी बनेंगे वो देश के प्रथम नागरिक के रूप में जाने जाएंगे, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष के रूप में जाने जाएंगे, अलग अलग चीजें। अब देखिए, अब एक एक करके चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। हमारे देश में जो राष्ट्रपति के पद की जो प्रावधान देखने को मिलता है, पहली बार क्वेश्चन तो ये बनेगा कि हमारे देश में प्रथमतः राष्ट्रपति को कब चुना गया? बताइए भाई, प्रथम व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में चुने गए वह कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र 1952 में। प्रसाद। कब से कब तक थे? 1952 1950 से 62 तक थे ना सर 1950। 1950। देखिए, दो चीजें हैं। जो राजेंद्र प्रसाद को प्रथम बार आप लोग देखते हैं कि चुना गया राष्ट्रपति, ये चुने गए हैं 24 जनवरी 1950 को। और शपथ कब लिया इन्होंने? इन्होंने शपथ लिया आपके 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, एक एक करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे कि वे कौन से ऐसे राष्ट्रपति एवं व्यक्ति हैं जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के तौर पर भी कार्य कर चुके हैं। ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के तौर पर कार्य किया है उन्होंने? बताइए भाई। किसी को पता है? अभी हम सब कुछ सर, पढ़ेंगे, वीवी अभी गिरी। फिलहाल। हाँ, वेरी गुड। जो वीवी गिरी है, वी वी गिरी, तो वीवी गिरी ऐसे मात्र व्यक्ति हैं जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद पर काम कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से है, भैया नोट डाउन कर लीजिएगा, कथा मत सुनिएगा, बाद में जो क्वेश्चन आएगा तो कहेंगे कि नहीं पढ़ाया गया है। इसको लिख लीजिएगा जो बता रहे हैं, अभी ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेंगे। अगला क्वेश्चन ये है कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति पद के व्यक्ति थे, राष्ट्रपति थे, जिनका उनके कार्यकाल के दौरान निधन हो गया? बताइए भाई। ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया? डॉक्टर जाकिर हुसैन सर। और कोई? चलिए, दो व्यक्ति थे, दो राष्ट्रपति थे भारत के, जिसमें कि डॉक्टर जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन और आपके फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद। दो व्यक्ति ऐसे थे जिनका राष्ट्रपति के पद पर होते हुए निधन हो गया था। दोनों के नाम ध्यान में रखने हैं। तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति व्यक्ति थे जो कि पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके थे? बताइए, बताइए भाई। ऐसे कौन से राष्ट्रपति व्यक्ति थे जो कि लोकसभा अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया? अच्छा, यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया था? संजीव क्या कहते हैं, नीलम रेड्डी। देखिए, तीन क्वेश्चन है मेरे भाई। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति,
लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले राष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति, निर्विरोध चुनाव जीतने वाले राष्ट्रपति वाले व्यक्ति। तो तीनों का आपका आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। क्या हो जाएगा? नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, तीनों का आंसर यही होगा। नीलम संजीव रेड्डी एक ऐसे राष्ट्रपति व्यक्ति थे जिन्होंने अपने चुनाव में निर्विरोध जीता था। निर्विरोध का मतलब होता है कि उनके सामने अगला कोई कैंडिडेट खड़ा ही ना हो, चुनाव के लिए अगला कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा हो। कभी कभी क्या होता है कि कोई इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता उसके सामने, या फिर जिस उम्मीदवार की स्थिति इतनी मतलब तगड़ी होती है कि अगला जो कैंडिडेट खड़ा होना चाहता है वो जानता है कि मैं खड़ा होऊंगा भी तो पैसा बर्बाद करने के अलावा या टाइम वेस्ट करने के अलावा मैं कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि उसका जीतना तय है। तो जहां पर उम्मीदवार के अलावा, एक उम्मीदवार के अलावा अन्य कोई खड़ा न हो, तो अपने आप वो जो व्यक्ति है वह क्या हो जाएगा? जीत जाएगा। तो इसी को निर्विरोध जीतना कहते हैं। तो नीलम संजीव रेड्डी जब राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बने तो उनके समक्ष कोई भी अन्य व्यक्ति जो था वो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नहीं बना, इसीलिए ये निर्विरोध चुने गए। दूसरा, नीलम संजीव रेड्डी ने राष्ट्रपति पद के साथ साथ इन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के पद पर भी काम किया है। तो कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि राष्ट्रपति के साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुके हैं? तो वो थे नीलम संजीव रेड्डी। उसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछ सकता है भाई कि सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति भारत कौन बने? तो आपके नीलम संजीव रेड्डी बने। ठीक है, इतनी चीजें हो गई, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति व्यक्ति हैं जो कि मुख्यमंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं? ऐसे कौन से व्यक्ति हैं राष्ट्रपति जो कि मुख्यमंत्री के रूप में काम कर चुके हैं? कितने ऐसे राष्ट्रपति हैं बताइए भाई, देश के ऐसे कितने राष्ट्रपति हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पे काम कर लिया है? बताइए। नहीं पता? तो कुल 4 ऐसे व्यक्ति हैं, नाम नोट डाउन कर लीजिएगा। ज्ञानी जैल सिंह, पहला कौन है? ज्ञानी जैल सिंह। इन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। कभी कोई पूछ देता है कि डाक सेवा के लिए पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले राष्ट्रपति का नाम बताइए, ज्ञानी जैल सिंह। खैर, अगले हैं जो मुख्यमंत्री के रूप में भी काम कर चुके थे, वो है शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा, ये भी राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के रूप में, दोनों के रूप में इन्होंने काम किया था। अगला है बीडी जत्ती। बी डी जत्ती, ये भले ही कार्यवाहक के रूप में इन्होंने काम किया हो, लेकिन ये भी राष्ट्रपति एवं मुख्यमंत्री दोनों के रूप में कार्य कर चुके थे, ये कार्यवाहक थे। और आपके तीसरे हैं नीलम संजीव रेड्डी, चौथे नीलम संजीव रेड्डी। तो देख रहे हैं ना कितने मतलब होशियार व्यक्ति हैं आपके नीलम संजीव रेड्डी। ये राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष तीनों के रूप में काम कर चुके हैं। तो क्वेश्चन भी ऐसा भी पूछेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये जो 4 व्यक्ति थे, यह मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति दोनों के रूप में कार्य कर चुके हैं। इसके अलावा क्वेश्चन एक और पूछता है, जैसे कि आप लोगों से पूछेगा कि निम्नलिखित में से उस राष्ट्रपति को चुनिए जिन्होंने भारत रत्न प्राप्त नहीं किया है या फिर किया है। तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसे व्यक्ति, राष्ट्रपति व्यक्ति जिन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया है, बताइए भाई कौन है ऐसे व्यक्ति? किसी को जानकारी है? कितने ऐसे व्यक्ति हैं? शांत काहे हो गए आप लोग, बताइए भाई। खैर कोई नहीं,
कुल ऐसे 5 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 5 व्यक्ति। सबसे पहला ऐसा राष्ट्रपति व्यक्ति जिनको दिया गया यह अवार्ड वह है एस राधा कृष्णन। एस राधा कृष्णन, हमारे एसआर के, हमारे और आपके वास्तविक एसआर के। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को सबसे पहले 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो भी क्वेश्चन पूछे कि वह प्रथम राष्ट्रपति जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो वह थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1954 में। उसके बाद जो मिला वो मिला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। कब मिला? 1962 में। 1962 में। उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन आएगा भाई? तीसरे नंबर पे आएंगे आपके जाकिर हुसैन, जिनका अपने कार्यकाल के दौरान निधन हो गया था। तो इनको भी, जाकिर हुसैन को भी 1963 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। उसके अलावा हमारे और आपके बहुत ही फेवरेट और आइडियल मार्गदर्शन करने वाले व्यक्ति, नाम सुना होगा आप लोगों ने, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम, ये बहुत लोगों के मार्गदर्शक हैं, आइडियल हैं। इनको मिला था 1997 में। क्वेश्चन इनसे सबसे ज्यादा पूछता है। और जो 5वां रिसेंट में मिला, ये मिला प्रणब मुखर्जी को। प्रणब मुखर्जी को कब मिला? 2019 में। तो कुल 5 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने राष्ट्रपति होते हुए भारत रत्न को प्राप्त किया है। अब देखिए, नाम इसमें एक आया है एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे का पूरा फुल फॉर्म बताइए, किसको पता है? एपीजे का पूरा फुल फॉर्म बताइए भाई। बताइए। अलाउद्दीन पाकिर अलाउद्दीन, जमालुद्दीन। सर मतलब अलाउद्दीन तो जमालुद्दीन, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? सर पाकिर, ये मैं वेब सीरीज में देखा था मैंने, रॉकेट बॉयज वाले में, उसमें बताया हाँ, है। तो उसी के बारे में अभी कुछ देर में हम बात भी करने वाले थे। अभी कुछ देर के बारे में बात करेंगे। आपने बेवजह नाम ले लिया, मैं पूछने वाला था। खैर, अच्छा, अब्दुल जाकिर पाकिर, अब्दुल पाकिर जाकिर अब्दुल कलाम इनका पूरा नाम था। 1997 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सभी लोगों ने मिर्जापुर देखी है ना? जहां तक मुझे जानकारी होगी सभी लोगों ने देखी होगी। ऐसा कोई नहीं होगा जो नो सर, मैं मिर्जापुर नहीं वेब देखी सीरीज हूँ। नहीं देखे। नो तो सर। आपको 21 तोपों की सलामी दी जाती है। रॉकेट बॉयज कितने लोगों ने देखी है? मैंने देखी है सर पूरा सीरीज, जब हाँ, रिलीज हुई तो थी उसी में आप देखी। सभी से निवेदन है कि एक बार समय मिले तो IMBD की सबसे महत्वपूर्ण रेटिंग है, बेहतरीन है। अच्छी वेब सीरीज है। आप लोग जाइए प्लीज, इसे मस्ट वॉच वेब सीरीज है, जाइए एक बार देखिए। यस सर। तब आपको पता चलेगा कि भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कैसे स्थापित किया गया, भारत में कैसे पहली मिसाइल लॉन्च की गई। कैसे उसमें आपका जो 3 इंपॉर्टेंट व्यक्ति के बारे में मिलेगा। एक होमी जहांगीर भाभा, दूसरे आपके विक्रम साराभाई, और तीसरे आपके अब्दुल कलाम के बारे में। होमी जहांगीर भाभा से संबंधित क्या चीजें हैं भाई बताइए? उन्होंने क्या किया था? उन्होंने लॉन्च किया था ये पहला क्या बोलते हैं उसको, परमाणु संयंत्र स्थापित किया था। ट्रॉम्बे में पहला परमाणु बॉम्बे केंद्र में। स्थापित किया था। हाँ, और विक्रम साराभाई, विक्रम सारा पे ये का स्थापना किए थे तिरुवनंतपुरम में। अरे भैया, हम और आप बड़े गर्व से सीना चौड़ करके कहते हैं ना कि हमने इतने रॉकेट दाग दिए अंतरिक्ष में। 104, पूरे विश्व में तहलका मचा था कि 104 रॉकेट एक साथ लॉन्च किए हैं। सैटेलाइट किसने लॉन्च किए थे? कौन सी संस्था थी? इसरो। उसी इसरो की स्थापना जिसने
चंद्रयान-2 मंगल मिशन जैसे चीजें की हैं, सबसे कम दाम में उसी इसरो की स्थापना विक्रम साराभाई के द्वारा की गई है। मिसाइल मैन के नाम से कौन जाने जाते हैं? आपके अब्दुल कलाम। तो इन चीजों को ध्यान रखिए, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, ठीक है। तो ये चीजें थी। इसके अलावा कुछ चीजें अभी आपसे डिस्कस कर लेते हैं, उसके आगे हम लोग कल से एक एक आर्टिकल के तहत, मतलब जो पॉइंट वाइज चीजें हैं कि शपथ के प्रावधान किस में है, शपथ कौन दिलाएगा, निर्वाचन के प्रावधान किस आर्टिकल में है, निर्वाचन में कौन कौन शामिल होगा, निर्वाचक मंडल क्या क्या है, तो इन सभी चीजों की चर्चा हम कल से क्लास से करेंगे। फिलहाल हमें जाते जाते आज के इस वाले पॉइंट में हमको बता दीजिए कि मान लीजिए कि राष्ट्रपति की अपने पद पर मृत्यु हो जाए रहते हुए, या फिर वो अपने पद से त्याग पत्र दे दे, या फिर हम उसको उसके पद से हटा दें। तो किसी भी कारण से यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, खाली होता है, तो उसका स्थान पर कार्य कौन करेगा? सर उपराष्ट्रपति। अच्छा, उपराष्ट्रपति न हो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वो भी न हो तो ये क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैंने पूछा। बहुत ही रेलेवेंट सा क्वेश्चन है और आप लोग इस क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हो। समझिएगा, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मेरे भाई। क्वेश्चन मैंने क्या पूछा कि राष्ट्रपति का पद मान लीजिए खाली हो जाए, तो उस समय आप सभी लोग मान लो कि इन द केस मान लीजिए कि राष्ट्रपति महोदय गए हैं आपके किसी दूसरे विदेशी टूर पे, तो राष्ट्रपति का वर्तमान में पद, देखिए हमारे संविधान में ये कहा गया है कि हमारा देश में कभी भी किसी का पद खाली नहीं होगा, खाली होने का प्रावधान नहीं है। भले ही हमको कार्यवाहक व्यक्ति रखने पड़े, एडिशनल व्यक्ति रखने पड़े, उसकी जरूरत है। बोलिए सर। जो न्यायालय होता है उसके जो बुजुर्ग होते हैं वही होंगे। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। देखिए जब प्रेसिडेंट होगा, प्रेसिडेंट नहीं होगा, मान लीजिए किसी विदेशी दौरे पे गया, तो उसके स्थान पे काम करेगा वाइस प्रेसिडेंट अर्थात उपराष्ट्रपति। मान लीजिए प्रेसिडेंट के साथ साथ जो वाइस प्रेसिडेंट है वो भी कहीं गया है बाहर, तो उस केस में आपका काम करेगा राष्ट्रपति के रूप में देश का CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिससे हम लोग भारत का मुख्य न्यायाधीश बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बोलते हैं, वो काम करेगा। मान लीजिए इन द केस किसी कार्यवश ये भी कहीं बाहर हैं, ठीक है, ये सक्षम नहीं है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने में, तो हमने आपको बताया था कि हमारे और आपके सुप्रीम कोर्ट में कुल जजों की संख्या है 34, जिसमें से एक CJI जी हैं और 33 अन्य हैं। तो इन 33 में से जो सबसे वरिष्ठ जज होंगे ऑन द बेसिस ऑफ एज, जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, वह अब क्या करेंगे, आपके राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। अब ये मत करिएगा कि यदि वो भी ना हो तो उसके पश्चात 33 में से मान लीजिए एक हटा दीजिए, फिर कितने बचे 32, तो इन 32 में से जो भी सबसे वरिष्ठ होंगे वो कार्य करेंगे। तो ऐसे ही क्रम चलेगा और इतना भी कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि इतने लोग एक साथ क्या हो जाएं, चीजों को समाप्त कर जाएं। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। तो राष्ट्रपति नहीं होगा तो वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट नहीं होंगे तो CJI, CJI नहीं होंगे तो उस सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश उस वहां पर कार्य करेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो